नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी विषय के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने संस्कृत और पाली पर विशेष चर्चा की थी। आज इसी श्रृंखला में हम प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि जो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या है, तो देखिए सही विकास क्रम अगर हम देखें तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से खड़ी बोली और खड़ी बोली से हिंदी। यहाँ जो ये संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भागों में पढ़ी जाती है। अर्थात कभी कभी हमें वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से पाली का विकास भी दिखाई पड़ता है। ये इसी के दो भाग है। तो हम इस संस्कृत पर विशेष चर्चा कर चुके हैं, अर्थात इसके हमने दोनों भाग वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम पाली पर चर्चा कर चुके हैं। हमारा आज का बिंदु प्राकृत है और उसके बाद अपभ्रंश एवं अवहट्ट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्राकृत। देखिए, प्राकृत का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न या रचित हो, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न या रचित हो, उसे ही तो हम प्राकृत कहेंगे। इसके अलावा अब अगर इसके शाब्दिक अर्थों की बात की जाए तो देखिए, इस प्राकृत को हम इसे स्वाभाविक भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे नैसर्गिक भी कहा जाता है, इसे मूल भी कहा जाता है, इसे अनपढ़ भी कहा जाता है, इसे अशिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है और मूल, अनपढ़, अशिष्ट, साधारण भी कहा जाता है इसे। तो ये तमाम हमें इसके शाब्दिक अर्थ दिखाई पड़ते हैं इस प्राकृत शब्द के। हालांकि प्राकृत से यहां तात्पर्य है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न या रचित हो। ठीक है, तो अब देखिए, एक प्राचीन विद्वान है नमिषादु। प्राचीन विद्वान नमिषादु के अनुसार, प्राचीन विद्वान नमिषादु के अनुसार जो व्याकरण आदि नियमों से रहित हो, ठीक है, व्याकरण आदि नियमों से रहित, प्राचीन विद्वान नमिषादु के अनुसार जो व्याकरण आदि, आप यहां पर नियम कह सकते हो या नियम संस्कार भी कह सकते हो, जो व्याकरण आदि संस्कारों से रहित, आप ऐसे भी लिख सकते हो, संस्कारों से रहित।
भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमारा अगला बिंदु क्या होगा। ये जो प्राकृत है ये संस्कृत की तुलना में अधिक कोमल, सरल और सुकुमार मानी जाती है। ठीक है। यह संस्कृत की तुलना में अधिक सरल, कोमल और सुकुमार मानी जाती है। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने संस्कृत पे बात कर ली है, हमने पाली पर भी बात कर ली है, तो ये पाली वाला पोर्शन भी हो गया है। प्राकृत पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चूंकि ये संस्कृत की तुलना में अत्यधिक सरल, कोमल और सुकुमार मानी जाती है, इसीलिए जैन तीर्थंकरों ने इसे अपने उपदेशों के लिए इसका जो है उपयोग किया है। जैन तीर्थंकरों ने इसका उपयोग अपने उपदेशों के लिए किया। एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिस प्रकार संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप या सबसे पुराना रूप वैदिक भाषा है, उसी प्रकार जो ये प्राकृत का जो सबसे पुराना रूप हमारे सामने आता है उसे हम आर्ष प्राकृत कहते हैं। जिस प्रकार संस्कृत का सबसे पुराना रूप वैदिक भाषा है, उसी प्रकार प्राकृत का सबसे पुराना रूप आर्ष प्राकृत है। आर्ष प्राकृत है। आर्ष प्राकृत है। और एक बिंदु और यहां पर देख लीजिए, चूलिका पैसाची। कई किताबों में आपको चूलिया पैसाची भी मिलेगा। चूलिका पैसाची एक निम्न श्रेणी की प्राकृत है। की प्राकृत है। ठीक है। तो हमने कहा कि इसका
शाब्दिक अर्थ क्या है? जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न या रचित हो उसे हम प्राकृत कहते हैं। एक प्राचीन विद्वान है जिनका नाम है नमिषादु। उन्होंने कहा व्याकरण आदि संस्कारों से रहित भाषा वो प्राकृत है, और ये संस्कृत की तुलना में अधिक सरल, कोमल और सुकुमार मानी जाती है। और शायद इसीलिए जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उन्होंने इस भाषा का उपयोग अपने उपदेशों के लिए किया। और जिस तरीके से संस्कृत भाषा का जो सबसे प्राचीनतम रूप वैदिक भाषा दिखाई पड़ता है, उसी तरह जो ये प्राकृत भाषा है इसका सबसे प्राचीनतम रूप आर्ष प्राकृत है, यानी इसका सबसे पुराना रूप आर्ष प्राकृत है। और चूलिका पैसाची एक निम्न श्रेणी की प्राकृत है। यहां तक हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब देखिए इस के अन्य नाम, यानी इस प्राकृत भाषा के अन्य नाम। अन्य नाम देखिए, इस प्राकृत भाषा के अन्य नाम हमें, पहली बात तो इसे मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। इसे मलेच्छों की भाषा, इसे मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। फिर इसके अलावा इसे नष्ट भाषा, भ्रष्ट भाषा, बिगड़ी भाषा, या इसे खराब भाषा भी कहा जाता है। इसे नष्ट भाषा, भ्रष्ट भाषा, बिगड़ी भाषा और खराब भाषा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जैन धर्म के इसे जैन धर्म की भाषा या जैन धर्म के उपदेशों की भाषा, भाषा भी कहा जाता है। इसे नष्ट भाषा, मलेच्छों की भाषा, भ्रष्ट भाषा, बिगड़ी भाषा, खराब भाषा कहा जाता है। इसे जैन धर्म के उपदेशों की भाषा कहा जाता है, ठीक है। और इसे जन सामान्य की भाषा, या फिर जन भाषा, या फिर इसे लोक भाषा, इसे जन सामान्य की भाषा, जन भाषा, लोक भाषा, साधारण भाषा भी कहा जाता है। ये पहली अनपढ़ों की भाषा कही जाती है, पहली अनपढ़ों की भाषा। इसे पहली अनपढ़ों की भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसे मलेच्छों की भाषा, इसे नष्ट भाषा, भ्रष्ट भाषा, बिगड़ी भाषा, खराब भाषा, इसे जनसामान्य की भाषा, जन भाषा, लोक भाषा, साधारण भाषा। इसके अलावा इसे पहली अनपढ़ों की भाषा, इन तमाम उपनामों से भी जाना जाता है। इसे मूल भी कहा जाता है, इसे अशिष्ट भी कहा जाता है, इसे साधारण भी कहा जाता है, इसे अनपढ़ भी कहा जाता है। और ये तमाम जो है इसके उपनाम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसकी व्युत्पत्ति को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। व्युत्पत्ति,
देखिए, एक कथन हमें दिखाई पड़ता है, एक कथन दिखाई पड़ता है, प्रकृत्या तत्र भवम तथागतम व प्राकृतम, अर्थात संस्कृत, प्रकृति यानी संस्कृत के द्वारा से उत्पन्न या रचित भाषा या विकसित भाषा ही प्राकृत कहलाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति यानी संस्कृत, संस्कृत से उत्पन्न या विकसित भाषा प्राकृत है। ठीक है, एक कथन और देखते हैं। प्रकृत्या भवम प्राकृतम, अर्थात जो स्वाभाविक रूप से उद्भूत हुई वही प्राकृत है। इसका तात्पर्य है जो स्वाभाविक रूप से उद्भूत हुई वही प्राकृत है। एक कथन और देखते हैं। प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, अर्थात जो स्वभाव से सिद्ध हो, कहने का तात्पर्य है जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा, जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा, जो स्वभाव से सिद्ध हो, अर्थात जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा ही प्राकृत है। ठीक है, एक स्टेटमेंट और देखते हैं। प्रकृति नाम साधारण जनानाम इदम प्राकृतमः, अर्थात जो आम जनमानस की भाषा है, जो साधारण लोगों की भाषा है, वही प्राकृत है। इसका तात्पर्य है आम जनमानस की भाषा, या इसे आप साधारण लोगों की भाषा, जो भी आप कहना चाहो, साधारण लोगों की भाषा। ठीक है, तो व्युत्पत्ति को लेकर के हमने 4 कथन आपके समक्ष रखे। एक कथन है कि प्रकृत्या तत्र भवम तथागतम व प्राकृतमः, अर्थात प्रकृति यानी संस्कृत से जो उत्पन्न हुई या विकसित हुई वही प्राकृत है। दूसरा है प्रकृत्या भवम प्राकृतम, इसका तात्पर्य यह है कि जो स्वाभाविक रूप से उद्भूत हुई वो प्राकृत है। एक अगला कथन है प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम, अर्थात जो स्वभाव से ही सिद्ध हो, यानी जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा प्राकृत है। और एक है प्रकृति नाम
साधारण जनानामिदं प्राकृतमः, अर्थात आम जनमानस की भाषा या साधारण लोगों की भाषा ही प्राकृत है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति को लेकर के कुछ कथन थे, आपके समझ हमने रखे। अब हमारा अगला बिंदु है कि प्राकृत भाषा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्राकृत भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ, देखिए इसमें सबसे पहले एक ग्रंथ का नाम आता है आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ये जो नाट्यशास्त्र है इसमें टोटल 36 अध्याय हैं। इस नाट्यशास्त्र के अंदर कुल अध्याय जो है वो 36 हैं। अध्याय 6 और अध्याय 7, इस 6 में रसों की जानकारी दी गई है। और इसमें स्थायी भावों की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार केवल 8 रसों को मान्यता मिली है। इसमें शांत रस को मान्यता नहीं दी गई है, अर्थात नाट्यशास्त्र में हमें केवल 8 रस ही दिखाई पड़ते हैं। और इसमें शांत रस को नहीं माना जाता है। और हालांकि हम बाद में 9 रस पढ़ते हैं और आज आधुनिक परिवेश में हम 11 रस पढ़ते हैं, क्योंकि 9वां रस शांत रस है और उसके अलावा फिर वात्सल्य रस और भक्ति रस, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 11 रस हो जाते हैं। जबकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसमें टोटल 8 रस बोले गए हैं। 8 रस, ठीक है। आप जानते हो श्रृंगार रस, इसके 2 भाग हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। वियोग को ही विप्रलंब श्रृंगार भी बोलते हैं, संयोग को संभोग श्रृंगार के रूप में बोला जाता है। इसके अलावा करुण रस है, इसके अलावा हास्य रस है, फिर वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, जुगुप्सा रस है, ठीक है। उसके अलावा ये कुल मिलाकर के 8 रसों की इसमें बात की गई है। और इसके अलावा शांत रस को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। बाद में शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ा गया। और जिस जिस प्रकार से स्थायी, और इसके अध्याय 7 में जो है स्थायी भावों की जानकारी दी गई है। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, करुण रस का शोक है, हास्य का हास है, वीर रस का ये उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा है और शांत रस का निर्वेद है, वात्सल्य रस का वत्सल है और भक्ति रस का भक्ति है। तो ये कुछ इसके स्थायी भाव है। हालांकि इसमें केवल 8, मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं, इसमें केवल 8 रसों की जानकारी दी गई है। शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस को इसमें कोई स्थान नहीं मिला है, ठीक है। तो ये प्राकृत भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए एक वर रुचि है, वर रुचि एक विद्वान है, ये उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनका एक ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। इसके अलावा एक हेमचंद, ये आचार्य हैं, आचार्य हेमचंद, इनका एक ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। इसके अलावा सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये हेमचंद का एक ग्रंथ है।
प्राकृत व्याकरण और सिद्धहस्त शब्दानुशासन। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक ग्रंथ है मार्कंडेय का प्राकृत सर्वस्वम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो प्राकृत भाषा के हैं, और इस तरीके से हमने इसके बहुत से पहलुओं को उजागर किया। अब हमारा अगला बिंदु होगा अपभ्रंश। तो वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपभ्रंश और अवहट्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।